नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जय भगवान। मैं आपको आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी की किताब का पहला अध्याय के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपका जेबीज सोशल साइंस क्लास में आपका सभी का स्वागत है और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि मेरी नई वीडियोस समय पर देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। जो आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को दूसरों के साथ लाइक करें तथा उसको दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो विद्यार्थियों, जैसे कि 10वीं कक्षा के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो पहला पाठ है वो पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद है ये केवल यूरोप में ही नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। तो ये राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। इस राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को, इस राष्ट्रवाद की परिकल्पना को विकसित होने में सैकड़ों वर्ष लगे। और यदि हम देखी जाए तो देशभक्ति की भावना जो पैदा हुई, एक राष्ट्र की कल्पना हुई, तो उस राष्ट्रवाद की कल्पना, वो राष्ट्रवाद का निर्माण होने के कारण ही हम भारतीयों को आजादी मिली। तो हम 10वीं कक्षा में इतिहास में पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो हम इसको देखते हैं कि अगर आप मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इस तरह से ये जो है 7 महाद्वीप हैं। तो हम भारतवासी एशिया महाद्वीप के रहने वाले हैं। 10वीं कक्षा का पहला जो अध्याय है वो है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो उसके लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, पहले तो 18वीं सदी का मतलब क्या है कि 1701 से लेकर 1800 तक के काल को 18वीं शताब्दी कहा जाता है। 1701 से लेकर 1800 तक के काल को 18वीं सदी कहा जाता है। तो मध्य 18वीं सदी का मतलब है 1750। 1750 में यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। आज का यदि हम यूरोप का राजनीतिक नक्शा देखते हैं तो वो राजनीतिक नक्शा 1750 के राजनीतिक नक्शे से भिन्न मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि 1750 में जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्र राज्य थे, वो आज की तरह राष्ट्र नहीं थे, जिन्हें हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। अर्थात आज देश बटे, राजनीतिक जो नक्शा है वो देशों में बटा हुआ। लेकिन 1750 में जो यूरोप का नक्शा बटा हुआ था वो उस टाइम में वहां पर जो राजवंश का राज था वो उस राजवंश के नाम पर ही उस राष्ट्र का नाम अंकित था। तो जिसके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र का मतलब स्वतंत्र क्षेत्र, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश का मतलब क्या होता है कि वह जिसमें एक राजा या किसी एक व्यक्ति का शासन चलता है और किसी की नहीं चलती, यानी कि सारे कायदे, कानून, संविधान केवल एक व्यक्ति निर्धारित करता है। तो वो निरंकुश का मतलब जिसपे किसी का अंकुश ना हो, ऐसे राजतंत्रों के अधीन था। और उन इलाकों में तरह तरह के लोग बाग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों, जनसमूहों को जोड़कर बना था। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो राज्य था उसमें अलग अलग जाति के लोग बाग थे, अलग अलग समूह के लोग बाग थे। तो वो विभिन्न जाति समूह के ऊपर आधारित थे, अलग अलग समूह के लोग बाग थे। तो इन जो अलग अलग समूह थे उनमें एल्पस के ट्रेडाल, ऑस्ट्रिया के
और सुदेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। बोहेमिया देश, ये आज के देश में इन देशों के नाम बन गए हैं। तो जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। कुलीन वर्ग का मतलब क्या है कि वहाँ का जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग बोलते थे। जो रईस थे, राजा के परिवार से संबंधित लोग थे, सामंतवाद थे। तो इस कुलीन वर्ग को समझने के लिए मेरा सामंतवाद का अलग वीडियो है, आप उसको देखें तो आपको इस सामंतवाद ये जो है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो इस सामंतवाद है, ये सामंतवाद उस टाइम केवल यूरोप में ही नहीं था, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सामंतवाद था। तो यूरोप में उन सामंतों को कुलीन बोला जाता था। राज्य के परिवार के जो लोग थे उनको कुलीन या अमीर बोला जाता था। तो भारत में इनको सामंत कहा जाता, सामंतवाद। तो इस तरह से जो है एल्पस, ऑस्ट्रिया और सुदेटनलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। वहां पर कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे। हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप में जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वहां पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। इतावली मतलब इटली जो बोलने वाले, इटली के जो लोग होते इतावली भाषा बोलते थे। हंगरी के आधे लोग मैगियार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग भिन्न भिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। जिस तरह से भारत में अलग अलग बोलियां, उसी तरह से यूरोप में भी यही हाल था। अलग अलग जाति के लोग थे, उनके जो साम्राज्य के इस तरह से आदमी थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग लोग पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग, तो ये प्रभावशाली समूह क्या है, ये सामंत वर्ग कहलाए। हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीनस्थ अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह से अलग अलग जातियों के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग सामंत थे। तो इस तरह से राजनीतिक एकता नहीं बन रही थी। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा नहीं मिल देता था। इस तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति निष्ठा ही थी। यानी कि यदि देश एक बनना है, राज्य एक बनना है, राष्ट्र एक बनना, तो वो यदि सभी लोग राजा के प्रति निष्ठा रखेंगे तो ही राष्ट्र का निर्माण होगा। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे, पृष्ठ 8 पर ही 2.1 कुलीन वर्ग नया वर्ग का टॉपिक है। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कि जमीनों के जो मालिक हुआ करते थे वो सामंत कुलीन वर्ग हुआ करते थे, जो सबसे ताकतवर होते थे। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। सबकी एक जैसे, जो सामंत थे सबकी एक जैसी जीवन शैली थी, जीने का तरीका था, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। जो सामंत थे, अमीर लोग थे, ये नोबेल लोग थे। ये ग्रामों में, पूरे गांव के गांव जो हैं इनके अधीन हुआ करते थे। इनकी जमीन की रजिस्ट्रियां इनके नाम हुआ करती थी और शहरों में इनकी बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो यानी कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच भाषा थी, फ्रांस की भाषा थी, फ्रेंच भाषा थी। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों में जुड़े होते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था। यानी कि इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। वे कुलीन वर्ग थे, अमीर थे, सामंत थे, इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। ये बहुत कम लोग थे, गिने चुने लोग थे। और पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। पश्चिमी यूरोप में जो ज्यादातर जनसंख्या थी वो गरीब लोगों की थी, जो कि इन बड़े बड़े सामंत अमीरों कुलीन वर्ग के लोगों की जमीन पर खेती किया करते थे, और जिस पर भूदास खेती करते। भूदास मतलब भूमि के दास, यानी कि जिन लोगों को जबरदस्ती खेती कराई जाती थी और उनको कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ। तो 8वें पेज पे हम पढ़ रहे हैं कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। तो औद्योगिक उत्पादन, इस औद्योगिक उत्पादन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे दूसरे जो वीडियो हैं जिसमें औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है बदलाव,
तो बड़े स्तर पर जब बदलाव होता था उसे क्रांति कहते थे। तो औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, तो वो यूरोप में सबसे पहले स्टार्टिंग में हुई थी। तो उसको 13-14 शताब्दी में यूरोप में स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति। उसको आप मेरे अलग वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो औद्योगिक क्रांति, उद्योगों में उत्पादन हो जाने के कारण क्या है, व्यापार में वृद्धि हो जाने के कारण क्या है कि शहरों में नए नए वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। 18वीं सदी के दूसरे भाग का मतलब क्या है, 1700 ईस्वी के लगभग जो है यूरोप इंग्लैंड में औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था। 19वीं शताब्दी का मतलब 1801 से 1900 ईस्वी तक। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अब तक जो समाज में केवल मजदूर और सामंत वर्ग था, क्योंकि जमीन ही आमदनी का साधन थी, उत्पादन का साधन थी, केवल जमीन ही आजीविका का साधन थी। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ तो उसमें समाज में नए वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। और इस तरह से जो है इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग के लोग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों में छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 2.2 उदारवादी राष्ट्रवाद के मान्य क्या थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता, दशकों का मतलब 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। तो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हुए थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, स्वतंत्रतावाद शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता आजाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि अब जो नया मध्यम वर्ग आ गया था वो उदारवादी लोग आते, वो कहते थे कि कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, चाहे अमीर है या गरीब है, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और सभी व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश। अब फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1815 तक चली थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग को विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो यहाँ पर पादरी वर्ग आया। तो ये सारा सामंतवाद में मेरे वीडियो में आप पढ़ोगे कि पादरी वर्ग का क्या योगदान था। कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि फ्रांसीसी क्रांति में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही शामिल हासिल था। आप 9th की में फ्रांसीसी क्रांति में आप फ्रांस की जो सोसाइटी, समाज 3 वर्गों में जो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, उसमें आप पढ़ चुके हो 9वीं क्लास में किस तरह से वहां पर जो है कि जो प्रथम स्टेट के लोग आते उनकी जनसंख्या कम थी लेकिन वोट डालने का अधिकार उन सबको था, और तृतीय स्टेट के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, उनको सबसे कम वोट डालने का अधिकार था। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी वो सबसे पहले मताधिकार का ही मुद्दा उठाया था। तो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यूरोप में महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार ही नहीं था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी व्यस्त पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं के अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं
और संपत्ति विहीन पुरुषों में समान राजनीतिक अधिकारों को मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। यानी कि उस समय में लोगों का मेन मुद्दा क्या था कि उनको वोट देने का अधिकार मिले, उसी से वो सभी बराबर सिद्ध होंगे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बना। हम पढ़ रहे हैं पेज 9 और 10 को कि नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। इनकी जो 39 राज्य बने उनके अलग अलग देशों के अपनी अपनी मुद्रा का करेंसी थी और उनके नाप तोल का अलग अलग पैमाना था। तो 1833 में हैम्सबर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले के व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों के नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। सीमा शुल्क का मतलब है बॉर्डर जो पार करते हैं जो टैक्स देना पड़ता है। तो शुल्क का मतलब टैक्स अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े का नापने का फैसला पैमाना LA था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर 1 L कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। यदि मेज के देश में ये 55.1 सेंटीमीटर होता और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइंगबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर होता था। इसका मतलब 1 मीटर कपड़े को भी अलग अलग उसकी लंबाई होती थी। नए वाणिज्यिक मतलब व्यापारी जो होते हैं वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में थे। क्योंकि जो व्यापारी था वो कहते थे अगर इस तरह से मतलब 1 मीटर का कपड़ा है उसका अलग अलग जगह अलग अलग लंबाई होगी तो ये बिजनेस के मार्ग में परेशानी है। तो वो सब चाहते थे कि एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बने जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। बाधा रहित मतलब बिना परेशानी के लोग आ जा सके, क्योंकि जैसे ही इनका जो टैक्स लगता था उससे लोगों को बिजनेस में उस 11 बार चुंगियों पर टैक्स देना पड़ता था तो परेशानी आती थी। 1834 में प्रशा एक देश का नाम है। प्रशा मतलब उस टाइम में एक राष्ट्र राज्य था। प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की एक संख्या 2 कर दी और उसमें पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, क्योंकि इस समय में जो है तकनीकी क्षेत्र में बहुत बदलाव तो रेल का प्रयोग हो गया था। तो उससे भी क्या है कि बिजनेस ज्यादा तेजी बढ़ने लगा और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। इस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या हैं उसको पढ़ा और समझा। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।